हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। देखिए, वैसे तो हम पढ़ रहे हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को, आधुनिक भारत का इतिहास, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हम कब से मानकर चलते हैं? ब्रिटिश की एंट्री हुई। लेकिन क्या ब्रिटिश के आने से हम आधुनिक हो गए? नहीं। मॉडर्न क्या होता है, आधुनिकता क्या होती है? तो किसी को भी हम मॉडर्न कब कहेंगे? उसके परिधान या फिर नई नई चीजों के यूज करने से, बड़ा फोन, बड़ी कार, बड़ा घर, उससे आधुनिक नहीं कहलाता है। आधुनिकता वहां पाई जाती है जहां पर आदमी स्वतंत्र हो अपने विचारों से, शारीरिक रूप की स्वतंत्रता, अपने पसंद की स्वतंत्रता। ओके, उसको बोलते हैं कि यहाँ पर आधुनिकता है। जहां पर समानता हो, महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में समानता हमें दिखाई दे, समाज में हमें समानता दिखाई दे, ऊंच नीच ना दिखाई दे। ठीक है, जहां पर तर्क की बात हो, जहां पर विज्ञान की बात हो, ना कि संकीर्ण मानसिकता, कुरीतियों की बात हो, तो ऐसे समाज को या ऐसे देश को हम बोलते हैं कि ये आधुनिक है। यहाँ पर मॉडर्निटी हमें दिखाई दे रही है। इंडिया के कंटेक्स्ट में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हाँ, ये आधुनिक भारत का इतिहास चालू हो रहा है, वो आधुनिक भारत का इतिहास दिखाई कब देता है? यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए जो हम पढ़ते, यूरोपियंस आए, उनके आने से हम थोड़ी मॉडर्न हो जाएंगे। उनके रेलवे लाने से थोड़ी हम मॉडर्न हो गए, उनके डाक तार लाने से थोड़ी मॉडर्न हो गए। मॉडर्न कब बोलोगे? जब आप हमारे समाज को देखोगे, महिलाओं की स्थिति कैसी है, निम्न जाति जिसे आप बोल रहे हो उनकी स्थिति कैसी है, शिक्षा का क्या स्तर है देश में, स्वास्थ्य का क्या स्तर है देश में, व्यापार का क्या स्तर है देश में, लोगों की स्वतंत्रता कितनी है, इक्वालिटी कितनी है, तब जाके आप बोलोगे मॉडर्न है। तो मॉडर्न भारत ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। एंशियंट टाइम पीरियड में बहुत स्वतंत्रता थी, विचारों को लेकर, अन्य चीजों को लेकर। मिडेवल में भी हमें काफी कुछ दिखाई देता है, लेकिन मिडेवल का जो एंड फेज था वहां पर हम थोड़ा सा दूर हो गए थे। किससे? विश्व से दूर हो गए थे। ओके, तो उस फेज में हमारे देश में कुछ जड़ता आई, और उस जड़ता के ही क्रम में हमें देश में बहुत सारी कुरीतियां, सामाजिक धार्मिक रूप से कुछ कुरीतियां एंट्री करते हुए दिखाई देती हैं, जिसको आगे चल के हमारे देश के प्रबुद्ध लोग, स्कॉलर्स जो हैं, वो उसमें सुधार करेंगे। और वो स्कॉलर्स बोलेंगे कि भाई भारत में ये जो ब्रिटिश आकर रूल कर रहे हैं, एक्चुअली उसका रीजन क्या है? कि भारत का समाज जो है वो कुरीतियों से भर गया है। भारत में धार्मिक कुरीतियां हमें दिखाई दे रही हैं। धार्मिक कुरीति का मतलब ऐसा नहीं है कि धर्म में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं। जो आप हिंदू धर्म की बात करें, इस्लाम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, या अन्य धर्मों की बात कर रहे हैं, उसके ओरिजिनल टीचिंग्स कुछ और है। आपने उसमें नए नए आडंबर जोड़ दिए हैं और उसको धर्म का सहारा दे दिया है कि भाई ऐसा वेद में लिखा है, ऐसा कुरान में लिखा है, भाई उसे खोल के पढ़ो। तो बस राइटर इसी के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करता है और बताता है कि भाई ये जो सामाजिक धार्मिक कुरीतियां थी हमारे देश में, उसको कैसे दूर किया जाएगा। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है वो बात करता है 18वीं 19वीं शताब्दी की। अभी हमने इसके प्रीवियस जो लेक्चर देखा था, वहां पर जाना था कि 1857 के रिवोल्ट के पहले, 1857 के विद्रोह के पहले क्या भारत में कोई विद्रोह नहीं हुए थे? तो हमने जाना था काफी डिटेल से कि हाँ, बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे। एक दो बच्चों का मैंने मैसेज भी पढ़ा था, बोल रहे थे मैम थक गया है दिमाग। तो देखो, वो चैप्टर ऐसा ही है, थकाने वाला ही है। फिर भी मैंने जितना शॉर्ट और जितना क्रिस्प फॉर्म हो सकता था आपके एग्जाम के लिए, वही वहां पर डिलीवर किया है। बहुत गहराई में हम नहीं घुसे, क्योंकि हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट उतना जो मैंने क्लास में कराया उसको तो आप याद कर लीजिए, ताकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए या मेंस में कुछ पूछा जा रहा है तो आप एक आंसर देने की स्थिति में रह सके। ठीक है, बाकी अब ये जो चैप्टर है वो 1857 के रिवोल्ट की बात तो कर ही नहीं रहा है, आगे बढ़ा ही नहीं। वो हॉरिजॉन्टल डिस्कस कर रहा है, ग्राउंड लेवल पर डिस्कस कर रहा है कि क्या चल रहा है इस पूरे टाइम पीरियड में। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और इन आंदोलनों की शुरुआत कौन करेंगे? भारत के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग। और वो लोग धीरे धीरे ये व्यवस्था लाएंगे जिससे हमारे समाज में, धर्म में सुधार होगा, और इसकी वजह से अब हमें भारत में थोड़ी सी आधुनिकता दिखाई देगी। लेकिन फिर भी आधुनिकता प्रॉपरली नहीं आई, क्योंकि ना तो इंडिया में इक्वालिटी थी। ब्रिटिश रूल करेंगे तो वो हमको इक्वालिटी कहाँ देंगे? ना तो हमारे अपने फंडामेंटल राइट्स थे, क्योंकि ब्रिटिश के हम उपनिवेश थे, तो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स तो मिलने नहीं थे। तो इक्वालिटी नहीं थी, इंडिपेंडेंस नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी। तो ओवरऑल तो हम नहीं बोल सकते कि हाँ मॉडर्न हम हो गए थे, लेकिन हाँ, एक ग्राउंड लेवल पर हमें यहाँ पे आधुनिक चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आधुनिकता मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सुंदर कपड़े नहीं होते। आधुनिकता मतलब
सोच, आपके विचार, आपके राइट्स, यही है आपके आपकी आधुनिकता को जो दर्शाएं। ठीक है, बाकी ये हमारे कोर्सेज है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम। आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है आप जाके इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेंटरशिप मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा, तो आप चीजों को प्लान मैनर में करेंगे, सही टाइम में हो जाएगा, एनर्जी इधर उधर की जगह सही जगह पर लगेगी। ठीक है, और इसके बाद से ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये हमारा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चलाया गया है। तो आप में से जो भी बच्चे इस बार दे रहे हैं 2024 के एग्जाम को दे रहे हैं, 26 मई को पेपर है, समय बहुत कम है, जनवरी जा रही है, बहुत जल्दी जनवरी निकल जाएगी, फरवरी मार्च अप्रैल फिर मई में तो पेपर, ये तो लगभग 4 ही महीने आपके पास बचे हैं। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लिया जाएगा, ऑल इंडिया रैंक शो किया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो आप लोग कम से कम उसको डेली बेसिस पे करिए, ताकि आपके एग्जाम तक अगर आपके पास में 4 महीने के हिसाब से 120 130 140 दिन है, तो उतने दिन में पर डे के हिसाब से 100 क्वेश्चन आप जोड़ लो कि भाई 140 डेज इंटू 100 कितने आपके टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो एटलीस्ट इतने टॉपिक आपके प्रिपेयर हो जाएंगे जिससे आप एग्जाम में एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बैठ सकते हो। और यूपीएससी का हर साल प्रीलिम्स का कट ऑफ देखते हो, कोई ऐसा खास नहीं जाता है, कट ऑफ ठीक ठाक रहता है, 50 to 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज भी अच्छे से लगाई हुई है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप ऐसी स्थिति में तो होते ही हैं कि आप 50-55 क्वेश्चन करेक्ट करें। अटेम्प्ट तो आपको ज्यादा करना है, करेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं। बहुत ज्यादा हम इसको खींचेंगे नहीं, सिंपल सा टॉपिक है, छोटा ही रखेंगे हम इस चैप्टर को। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन साधारण विशेषताएं क्या थी? सुधार की भावना को बल देने वाले कारक क्या कारण थे कि हमारे देश में समाज सुधार की बात होगी, धर्म सुधार की बात होगी, तो वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे बता रहा है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आ जाता है। बोल रहा है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का मतलब सिंपल सा कि कौन सी बात कर रहा है? 1701 से 1800 तक की बात कर रहा है, इस टाइम पीरियड की। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में नवीन बौद्धिक लहर चली, जिससे जागृति के एक नए युग का शुरुआत हुआ। ये बात कर रहा है यहाँ पर नहीं, बोल रहे ये बात कर रहा है कहाँ की? यूरोप की कर रहा है कि यूरोप में 18th सेंचुरी में हमें एक नई बौद्धिक लहर दिखाई दे रही है, यानी तर्क की बातें होंगी, विज्ञान की बातें होंगी। ओके, और उससे यूरोप में एक नई जागृति का युग शुरुआत हो रहा है। कहां पर बच्चों? यूरोप की बात कर रहा है, इंडिया की नहीं कर रहा है। भारत का एक नवीन वर्ग, पाश्चात्य शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद से प्रभावित होने हुए बिना नहीं रह सकता। भारत के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि विदेशों में पढ़ने जा रहे थे, या फिर जो देश में भी पढ़ते थे वो बहुत स्कॉलर टाइप के लोग थे, तो वो विदेश में जो भी घटनाएं घट रही थी, जो भी वहां पे चेंजेस हो रहे थे, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ऐसे भारतीय लोग जब यूरोप में देखेंगे कि वो एक नई लहर आ रही है, किस चीज की? बौद्धिक लहर चल रही है, विज्ञान तर्कवाद की, तो वो ये भी सोचेंगे ना कि भारत में ये क्यों नहीं आ रहा है, भारत में भी ये चीजें दिखाई देनी चाहिए। तो यूरोप में जो इम्पैक्ट, जो यूरोप में घटना घट रही है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ रहा है। कौन लोग लेकर आ रहे हैं? जिन लोगों ने पश्चिमी शिक्षा ले ली है, जो जिनके पास में वेस्टर्न एजुकेशन है, वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज से जागरूक है, और वो इंडिया में भी ये चीज लाने के लिए प्रयास करेंगे। तर्कवाद और नव चेतना आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। बोल रहे ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं तर्कवाद के आधार पे कि क्या ये सही है, नहीं है, क्यों है, जहां पे तर्क आएगा, कुछ भी नहीं कि भाई आप ऐसा करिए तो इससे ये हो जाएगा। ओके, अब एक तर्कवादी आदमी क्या बोलेगा कि ऐसा क्यों, क्या लॉजिक है कि इस घटना के घटन करने से या इस क्रिया के करने से ऐसा होगा? कोई लॉजिक है आपके पास, कोई रीजन है तो प्लीज हमें बताइए। तो ये जो तर्कवाद आएगा और नव चेतना आएगी, इसके आधार पे जो चेंजेस होंगे सोसाइटी में, उसे क्या बोला जाता है? पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण एक ऐसी व्यवस्था होती है, कोई भी पूछेगा ना क्या होता है पुनर्जागरण, तो इसको स्टार बना लेंगे, ये 2 लाइन की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पुनर्जागरण क्या है, तो आप बोलेंगे एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरातन मान्यताओं और विश्वासों पर प्रहार किए जाते हैं तथा विभिन्न कुरीतियों का परित्याग कर नव ज्ञान और नई मान्यताओं पर बल दिया जाता है। तो देखो, पुनर्जागरण का कभी भी मतलब ये नहीं होता है कि जो आपकी पुरानी संस्कृति है उसको भूलना है, नहीं। पुनर्जागरण बोलता है कि जो भी आपकी पुरानी मान्यता है और विश्वास है, अगर वो तर्क आधारित है तो सही है, अगर वो तर्क आधारित नहीं है और वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, तो वो क्या है? कुरीतियां हैं। तो पुनर्जागरण बोलता है कि पुरातन मान्यताओं के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, और अगर वो आप पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है तो उन कुरीतियों का परित्याग करो। इसको ही क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन का प्रभाव। अब भारत में जब ब्रिटिश शासन हो रहा था, ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, टाइम पीरियड आप सभी को पता है कि भाई ब्रिटिश इंडिया में एंट्री तो 1600 में कर देते हैं। 1600 से 1765 तक वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी ही इंडिया में काम करती है। 1765 से लेके 1858 तक बोलेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या देख रही है, पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का मैनेज कर रही है। यहाँ पर पूरी तरह से नहीं था, ये पूरा एक प्रोसेस चला कि बंगाल से लेकर किस तरह भारत के 2/3 पार्ट को इसने कॉन्कर किया। तो बंगाल से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और 2/3 क्षेत्र को यहाँ पर कॉन्कर के 1857 के रिवोल्ट के बाद भी भारत में पॉलिटिकल सिस्टम मैनेज किया जाएगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं बल्कि क्राउन के द्वारा ये पॉलिटिकल सिस्टम को देखा जाएगा इंडिपेंडेंस तक, 1947 तक। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन का प्रभाव, ब्रिटिश शासन अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमें दिखाई देता है। इसके तले भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन आया, बहुत ज्यादा चेंजेस आए। वह अपनी परंपरागत छवि से दूर हो रहा था, यानी भारत की जो परंपरागत छवि है, जो हमारा कल्चर है, हम धीरे धीरे उससे दूर हो रहे थे। अंग्रेजों का भारत में आगमन ऐसे समय हुआ जब यूरोप में आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति की बयार बह रही थी और मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद, वैज्ञानिक अन्वेषण अपनी महत्ता स्थापित किए जा रहे थे। तो बोल रहे हैं कि जब यूरोपियंस भारत में आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही है, तो यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा है। ओके, तो ब्रिटिश जो हम पर रूल कर रहे हैं, उनके देश में क्या चल रहा है, तर्कवाद, विज्ञानवाद, और जब हमें उसकी जानकारी मिलेगी तो भाई हम भी उससे प्रेरित होंगे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने हमको आधुनिक नहीं किया है, हमें जानकारी मिली। ओके, सामाजिक दशा और रूढ़िवादिता के कारण सुधार, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां कौन सी थी समाज में जो ऐसी इतनी दृढ़ हो चुकी थी कि लोगों को अब इतनी परेशानी हुई कि अब जरूरत महसूस होगी कि नहीं, इसको हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर बोलता है 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। बहुत सारे अंधविश्वास हमारे देश में उस समय प्रचलित थे। जैसे देखो, छोटे पे हमें सिखाया गया था कि थर्सडे को नेल्स कट नहीं करने, हेयर कट नहीं करना है। रीजन भी हो सकता है, अपना एक स्पिरिचुअल वैल्यू होता है, वो मान सकते हैं, लेकिन अभी वो ऐसे दिमाग में घुस गया है हमारे कि हम कितना ही पढ़ लिख ले, एक वो चीज रहती है, माइंडसेट रहती है। तो ऐसा तो नहीं है कि नेल्स कट नहीं कर रहे तो इससे किसी की लाइफ डेंजर में चले जा रही है तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कुरीतियां होती हैं जो रीतियां नहीं होती हैं, जिसको आप बोलेंगे कुरीतियां, जिसको फॉलो करने से आदमी की लाइफ पे इंपैक्ट पड़ रहा है। ओके, तो उन बात कर रहा है वही कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज ऐसे बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था, जिसको फॉलो करने से आप नीचे जा रहे हैं, आप डाउन हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। पुरोहित समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए थे तथा जन सामान्य पर विभिन्न कर्मकांड, निरर्थक धार्मिक कृत्यों की सहायता से वो अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। और इसमें कहीं ना कहीं पुरोहितों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सभी की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो पुरोहित थे वही बता रहे थे ना कि क्या सही है क्या गलत है, ये ऐसा इस धर्म में लिखा है, ऐसा यहाँ लिखा है। पुरोहित मतलब किसी भी रिलीजन का हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पुरोहित लोग थे अलग अलग धर्म के, इन्होंने पूरी दारोमदार ले रखी थी कि क्या करना सही है क्या करना गलत है। ओके, और इसके माध्यम से वो वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। अरे तुमने ऐसा करा तो तुम्हारा अगला जन्म खराब हो जाएगा, तुम्हारा ये लाइफ में ऐसा खराब हो जाएगा। ठीक है, उनके द्वारा शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक क्रियाकलापों पर अपना विशेषाधिकार स्थापित कर लिया था। तो जो भी शिक्षा संबंधी अधिकार है वहां पर हमें यही दिखाई देते हैं। ज्ञान और धार्मिक क्रियाकलाप पूरा इन्होंने वर्चस्व स्थापित कर लिया। इवन ईश्वर से अगर आपको कनेक्ट होना है तो यही मीडिएटर बनकर बैठे हुए थे। ठीक है, महिलाओं की दैनिक, अब ये क्या होगा जब ऐसी स्थिति दिखाई देगी तो एक टाइम आएगा ना जब आप सोचोगे नहीं अब इससे हमें निकलना है। तो ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है भारत में। और ये स्थिति जब होगी तो क्या होता है, एक डब्बा लो ना, उसका ढक्कन बंद करो, बंद हो गया, फिर भी आप प्रेशर दे रहे हो तो टाइट होगा, लेकिन एक मोमेंट पे ऐसा आएगा जब वो टाइट नहीं होगा, वो फ्री हो जाएगा ढक्कन। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि कुरीतियां इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि लोगों ने दबाव में आकर उसको फॉलो नहीं बल्कि बोल दिया कि नहीं अब हम मानेंगे ही नहीं। ओके, ऐसी चीजें आएंगी या फिर समाज सुधारक सामने आएंगे। महिलाओं की दयनीय स्थिति हमें दिखाई देती है। समाज में सबसे निम्न स्थिति स्त्रियों की थी। बाल विवाह समाज की एक अन्य कुरीति थी। बच्चों का छोटे पे ही विवाह कर दिया जाता था, छोटी लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। बहु विवाह की प्रथा समाज में प्रचलित थी। सती प्रथा प्रचलित थी। तो ये कुछ ऐसी प्रथाएं है ना जिसने
ध्यान खींचा कि भाई भारत में समाज सुधार होना चाहिए। अब सोचिए बाल विवाह हो जा रहा है, एक छोटी-सी बच्ची का विवाह हो जा रहा है और आपको एक परिवार को आगे लेकर जाना है ना? पुरुषों की लाइफ में कितना चेंज होता है नहीं पता, लेकिन लड़कियों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं शादी के बाद, ओके। तो बच्ची है वो जिसने अभी पूरे समाज को देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, उसका विवाह कर दिया जाता था। कई बार परिवार में जाने के बाद उसके पति की डेथ हो जाती, छोटी उम्र में विधवा हो जाती थी या उसके पति 2-2 3-3 शादियाँ कर ले रहे हैं। तो ये जो बाल विवाह था, बहु विवाह था, इससे लड़कियों का अधिकार छीना जाता था, सती प्रथा। और अगर पति मर गया तो ऊपर से कि लो भई, जब बाद में संपत्ति का अधिकार मिलने लग गया लड़की को कि भई इसका कुछ हिस्सा लड़की को दिया जाएगा, तो सती प्रथा इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लो पति मर गया तो तुम जिंदा रह के क्या करोगे, तुम भी जाकर आग में जल जाओ। कई सारी ऐसी लड़कियां थी जो जलना नहीं चाहती थी, विद्रोह कर देती थी। छोटी छोटी बच्चियां होती थी जिनको लगता था अरे आग है, हमें पेन होगा, ओके। तो वो मना करती थी, तो उनको नशा दे दिया जाता था अलग अलग प्रकार का, और नींद में ही उसको माता बना के सती कर दिया जाता था। तो बेसिकली ये क्या है, ये कुरीतियां ही है ना। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा दी। बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स हुए थे जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन राय। उन्होंने बोला कि ये जो सती प्रथा जिसको आप देवी बना दे रहे हो, सती हो गए, वहां मूर्ति बना दिया, देवी बना दिया, एक्चुअली ये क्या है, ये शास्त्र की आड़ में आप एक हत्या कर रहे हो भाई। एक जीवित व्यक्ति को जलाना, मरे हुए को जलाना फिर भी समझ, जीवित व्यक्ति को आप जला रहे हो, ठीक है। जातिगत भेदभाव की समस्या समाज में और भी कुरीतियां थी, जैसे जातिगत भेदभाव। एक तो बोल रहा है कि पुरोहितों का वर्चस्व था, महिलाओं की स्थिति गड़बड़ थी, और एक वर्ग है जिसको हम बोल सकते हैं वल्नरेबल सेक्शन था, जातिगत भेदभाव, ओके। जाति प्रथा भी समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण बुराई थी। लेटर वैदिक के बाद ही हमें ये दिखाई देने लगता है, उत्तर वैदिक काल में ही, कि आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था बाय बर्थ कर दिया गया था। तो जैसे ही वर्ण व्यवस्था को बाय बर्थ कर दिया गया था, वर्ना सिस्टम, इसके साथ ही सबने अपने अपने वर्ण पर वर्चस्व बना लिया ना। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र। तो भाई जो ऊपर स्तर पर है उनके तो मजे हैं, जो निम्न स्तर पर है वो तो कैसे भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज तो ऐसा है कि भाई आप किसी भी वर्ण में पैदा हो, पढ़ लिख के आप कलेक्टर बन सकते हो, ऊंचे ऊंचे पदों पर जा सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा मैनेजमेंट हो रहा है, संविधान है हमारे आगे। लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था। चाहे आप कितना पढ़ लीजिए, चाहे आप कुछ कर लीजिए, पढ़ने का तो वैसे अधिकार भी नहीं था। आप एक साथ उनके स्कूल में नहीं जा सकते थे, अपर क्लास जिनको आप बोलते हैं। आप उनके साथ में उनके मंदिर का यूज नहीं कर सकते थे, पार्क का यूज नहीं कर सकते थे। तो इनको ग्रोथ का ऑप्शन ही कम मिलता था, और बाय चांस कभी आप किसी पद पर पहुंच भी जाए तो इतना भेदभाव होगा कि लोग आत्महत्या तक करने पर आ जाते थे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जाति प्रथा इस समय हमें बहुत ही बड़ी कुरीति के रूप में समाज में दिखाई देती है। वर्ण या जाति का निर्धारण वैदिक कर्मकांडों के आधार पर होता था, जहां सबसे निचली सीढ़ी पर अनुसूचित जाति के लोग थे, वो अनुसूचित जाति के लोग। वर्ना सिस्टम लाया गया था तो कोई छुआछूत जैसा कैटेगरी नहीं था। वर्ना सिस्टम लेट अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था, जहां पर बोला गया था कि ब्राह्मण के 4 अंगों से ये 4 वर्ण निकल रहे हैं, और कोई भी किसी वर्ण का हो सकता है काम के हिसाब से। जैसे आज मैं पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर हूँ, कल को मैं मेडिकल का कोई कोर्स कर लूं तो मैं डायरेक्ट डॉक्टर हूं। तो ये चेंज हो सकता है पेशा, बस इसको पेशे की तरह ही लाया गया था। लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड में इसको बाय बर्थ कर दिया गया, और बाय बर्थ करते हुए भी इसमें कोई छुआछूत नहीं था। लेटर वैदिक के भी बाद हम देखते हैं महाजनपद या बुद्ध काल में धीरे धीरे छुआछूत वाली कैटेगरी लाई गई, कि शूद्र में जो लोग स्पेसिफिक चमड़े का काम, डेड बॉडीज को जलाने का काम, मल को ढोने का काम करते हैं, उसको हम अछूतों की श्रेणी में डालेंगे। तो यहाँ पर बस यही है कि ये अनुसूचित जाति चौथे वर्ण में आते थे, और इनके साथ में छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। और अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो राइटर बोलता है कि जिन लोगों से छुआछूत हो रहा था, एक्चुअल में पूरी हिंदू पॉपुलेशन में ही वर्ण सिस्टम है ना, इस पूरी हिंदू पॉपुलेशन का 20% अराउंड ये चौथा वर्ण हमें दिखाई देता है जिनके साथ में छुआछूत हो रहा था। तो ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी ना जब समाज में तनाव होगा, और तनाव होगा तो सुधार होगा, ठीक है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण बाधा सिद्ध हुई, और ये उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बाधा लग रहा था जो चाह रहे थे कि भाई देश के सारे लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिश को भगाए। भाई आपके घर में कोई आके जबरन कब्जा करे, या फिर आपके साथ में कुछ गलत करे, आपके पड़ोसी से लड़ाई हो या कुछ भी हो, तो आप सब घर के लोग एक साथ मिलके उसका सामना करते ना, या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए फैमिली मेंबर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मिलके उसका सामना करते हैं। लेकिन जब आपस में ही बिखरा होगा तो कोई भी आके आपको तोड़कर चला जाएगा ना। तो ब्रिटिश जब हम पर रूल कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, चाहते थे कि एकजुट हो जाए, तो एकजुटता थी नहीं। वो बोल रहा है ये दूसरे वर्ण का है, वो बोल रहा है महिला है, ये कहाँ जाएगी। तो इस तरह का जो टकराव था ना, यही टकराव था जिसकी वजह से ब्रिटिश हम पर इजीली रूल कर पाए, ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति का विरोध हमें दिखाई देता है। ये जो
सुधार है ना, इस सुधार में हमें पाश्चात्य संस्कृति जो भारत में आ रही थी ना, उसका भी विद्रोह करते हुए लोग दिखाई देते। जैसे शहरीकरण और आधुनिकीकरण ने भी लोगों के विचारों को प्रभावित किया। अब हो क्या रहा था, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन आ रहा था भारत में। ब्रिटिश को रूल करने के लिए बहुत सारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेना चाहिए। ओके, इसके अलावा भारत में अपने मैनेजमेंट को चलाने के लिए क्लैरिकल लेवल की बहुत सारे लोग चाहिए। तो भारतीयों को धीरे धीरे ब्रिटिश शिक्षित कर रही थी, और वो शिक्षा विज्ञान की नहीं दी जा रही थी, वो शिक्षा बेसिक दी जा रही थी ताकि वो क्लैरिकल लेवल का काम कर सके। लेकिन भारतीय उतने भी शिक्षित हो गए और उनके पास में एक प्रॉपर सैलरी आ रही है, तो उन्होंने एक मिडिल क्लास का निर्माण किया। तो ये जो शिक्षित मध्य वर्ग लोग थे, ये शहरीकरण आधुनिकीकरण के टच में आ रहे थे, और इसकी वजह से इनके विचारों में चेंजेस आए कि अच्छा हाँ, पर्दा प्रथा तो गलत है, महिलाओं का भी अधिकार होता है, ये थोड़ा थोड़ा समाज में आ रहा था। इन नवीन विचारों के विक्षोभ ने भारतीय संस्कृति के प्रसार की भावना उत्पन्न की तथा ज्ञान का प्रसार हुआ। इतना ही नहीं, जब पढ़ लिख गए, जब ये लोग शहरीकरण नगरीकरण के प्रभाव में आ रहे हैं और इन्होंने देखा कि पर्दा प्रथा हो रहा है भारत में, तो इनके दिमाग में ये भी आया कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, ये पहुंच गए उस टाइम पीरियड पे, अच्छा यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, इसका ये लॉजिक था। फिर इन्होंने देखा कि अरे, ये लोग जो बता रहे हैं कि धर्म में ऐसा लिखा है, असलियत में धर्म में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। हमारे इन सारे टेक्स्ट, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। फिर इन लोगों को आया कि नहीं, हमें अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं धर्म मान के, असल में ऐसा तो कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते ही नहीं है। तो इन सबका मिला जुला इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे समाज में सुधार की भावना आती है। प्रबुद्ध भारतीयों में नवीन जागृति, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किसने किया? देखो, ब्राह्मण या सॉरी पुरोहित अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं, वो अलग बात है, उससे समाज में तनाव है। महिलाओं की स्थिति खराब है, दलित वर्ग की स्थिति खराब है। ओके, शहरीकरण नवीन नगरीकरण या फिर पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त जो भारतीय है, उन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन ये सब करने के बावजूद कौन है जो पूरा जिम्मा अपने हाथ में उठाता है चेंज लाने का? वो थे हमारे इंडिया के स्कॉलर्स, जो प्रबुद्ध भारतीय थे, जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया था कि भाई बदलाव लाने की जरूरत है, ये बेड़ा उठाएंगे और आगे चीजों को लेकर जाएंगे। धीरे धीरे यह चेतना जागृत होने लगी कि भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति में दुर्बलता के कारण भारत जैसा विशाल देश मुट्ठी भर विदेशियों के हाथों में चला गया है। जब ये पढ़ लिख जाएंगे, इन लोगों को पता लगेगा, स्कॉलर्स को, कि भाई ब्रिटिश हम पर रूल कर रहा है, ब्रिटेन इतना बड़ा है, भारत इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में, और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत की इकोनॉमी से पुश हो गया। तो इनके दिमाग में आया कि ये कैसे हम पर रूल कर पा रहे, क्या है लॉजिक? लॉजिक क्या है? हमारी सोसाइटी में यूनिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, और उसको लाने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी समय कुछ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बंगाली नवयुवकों ने इस सोच से अभिप्रेरित होकर कि भारत सभ्यता और विकास में काफी पीछे छूटता जा रहा है, प्राचीन मान्यताओं और मूल्यों पर कुठाराघात किया तथा मांस और शराब के सेवन जैसे खान पान के पाश्चात्य तरीकों को अपना लिया। कि भाई अब वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनका कहना था कि नहीं, जो ये आप सभ्यता के नाम पर कर रहे हैं, ये अपने आप में गलत है। ओके, ये सभ्यता के नाम पर जो चीजें कुरीतियां की जा रही है, अपने आप में गलत है, और इसको चैलेंज करने के लिए जो वेस्टर्न कल्चर हमें दिखाई दे रहा है, मांस का सेवन, शराब, क्योंकि वो लोग ठंडे देश से बिलोंग करते हैं, तो वो उनके खान पान में सम्मिलित है, उसको अपनाया इंडियंस ने। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के उफान ने भारतीय और भारत की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को भी प्रभावित करना प्रारंभ किया। बोल रहा है राइटर कि इसके बाद धीरे धीरे हमें दिखाई देता है कि जब भारतीय विद्रोह करेंगे, किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ या फिर ब्रिटिश के खिलाफ जब विद्रोह करेंगे, तो जो विद्रोह की भावना आई, उस जैसे 1857 के रिवोल्ट में काफी सब सारे एकजुट हो गए। जब एकजुट हो गए तो अच्छा, ये निम्न जाति वाला है और हम उच्च जाति वाले हैं, और हम दोनों मिलके साथ में युद्ध लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें क्लिक कर रही थी कि हाँ, ये दूर होना चाहिए, इक्वालिटी आनी चाहिए। ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे नेशनल मूवमेंट है जिसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, तो वहां से ये भावना आई। तो धीरे धीरे जो राष्ट्रवादी लहर चलती है देश में, ब्रिटिश से आजाद होने की, यानी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र लाने की जो भावना आती है, इसने भी पुश किया कि समाज में बदलाव लाने की जरूरत है। ठीक है, विभिन्न कारक राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास, नई आर्थिक शक्तियों के अभ्युदय, शिक्षा के प्रसार, आधुनिक पाश्चात्य मूल्यों और संस्कृति के प्रभाव से सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ। बोल रहा है कि ये जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ, इसमें ये सारे फैक्टर्स का रोल था, जिसमें राष्ट्रवादी भावना, जब आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि हम सब तो एक ही हैं, एक ही है, तो ये ऊंच नीच क्यों? ठीक है, नई आर्थिक शक्तियों का अभ्युदय होगा, लोगों में धीरे धीरे शिक्षा का
प्रसार होगा, जब आप पढ़ोगे, जानकारी इकट्ठी करोगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छा विज्ञान, तर्क और अंधविश्वास इसमें क्या सही है क्या गलत है। और जब आप पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर लोगे तो अलग ही लेवल पर आपको पता लग जाएंगी चीजें कि वो क्यों आगे जा रहे हैं, क्योंकि वो इक्वालिटी पर काम कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा तबका जिसको आपने निम्न वर्ग में डाल दिया है, निम्न श्रेणी में डाल दिया चतुर्थ वर्ण के रूप में, वो अपना इकोनॉमी में रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। इंडिया में विमेंस का रेशियो आप देख लो, उस हिसाब से विमेंस का पार्टिसिपेशन ही नहीं है हमारी इकोनॉमी में। क्यों नहीं है? क्योंकि मानकर चला जाता है महिला हो, घर के कामकाज तक आपको सिमट कर रहना है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में रोल प्ले नहीं कर पाते हैं महिलाएं। ओके, अदरवाइज अगर सारे लड़कों को जैसे कंपल्सन होता है कि आपको जॉब करना है, लड़कियों को भी अगर है कि इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है या फिर इनका इकोनॉमी में पार्ट चाहिए हमें, लेकिन वो पार्ट ऐसा नहीं चाहिए कि अब तुम घर का भी काम करो बाहर का भी नहीं। जब आप इक्वालिटी ला रहे हैं तो ना केवल बाहर के स्तर पर, घरेलू स्तर पर भी इक्वालिटी लाइए। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इससे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी एकदम बूस्ट हो जाती है, वो भी इंडिया जैसी विमेंस की पॉपुलेशन जो कि कई देशों के टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। ठीक है, अब बोल रहे हैं सुधार का सामाजिक एवं विचारधारात्मक आधार। बोल रहे हैं कि इसका आधार क्या बना था, इस सुधार का बेस क्या बना था। तो बोल रहा है मध्यम वर्ग का आधार क्या था। भारत में जो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हुए उसका मुख्य सामाजिक आधार उभरता हुआ मध्यम वर्ग और शिक्षित बौद्धिक वर्ग था। बोल रहे हैं कि ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, रीजंस क्या थे स्टार्ट होने के, वो तो आपने देखा कि समाज में क्या क्या चीजें चल रही है, तो डेफिनेटली ये स्टार्ट होना था। लेकिन इसका आधार किसने तैयार करा? बोल रहे जो मिडिल क्लास लोग थे ना, और जो शिक्षित बौद्धिक वर्ग था, इन लोगों ने इसका आधार तैयार किया। पुनर्जागरण धर्म सुधार की प्रक्रिया में जिस वर्ग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कोई औद्योगिक या व्यापारी वर्ग नहीं था कि कोई उद्योगपति है, कोई व्यापारी है, नहीं। वो आम लोग थे, मिडिल क्लास फैमिली या फिर ऐसे लोग जिन्होंने अच्छी शिक्षा अर्जित की थी। वो सरकारी कार्यालय में कार्यरत थे। मिडिल क्लास कौन होता है? मैं मिडिल क्लास, आप मिडिल क्लास, हम सब मिडिल क्लास फैमिली में है ना। तो मिडिल क्लास क्या है कि वो कोई बड़ा व्यापारी या उद्योगपति नहीं है, बल्कि वो आम लोग हैं। आम लोग कहाँ काम कर रहे होंगे? तो वो कोई शिक्षक हो सकता है, वो किसी सरकारी कार्यालय में कर्मचारी हो सकता है, कोई पत्रकार हो सकता है, वकील हो सकता है, चिकित्सक हो सकता है। ऐसे लोग थे जो कि जब जब चीजों से अवेयर होंगे, उन्हें पता लगा, तब जाके उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, इसे करना चाहिए। तो आधार किसने तैयार किया? इन मिडिल क्लास या फिर जो स्कॉलर्स लोग थे, इन्होंने इसका आधार तैयार करा। और इनको ये बात समझ में आई जब ये देख रहे हैं कि भाई इनके हित कहीं ना कहीं एक दूसरे के समान थे, एक दूसरे के विरोधात्मक नहीं है, सबके हित एक समान है। और हित इसी में कि ब्रिटिश यहां से जाए, उसके लिए इनको मिलके काम करना पड़ेगा। बौद्धिक कसौटी की बात करता है। मानवतावाद, तर्कवाद जैसे महत्वपूर्ण आधार ने सुधार आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। बोल रहे कि और कौन सा ऐसा चीज था जिसने इस आंदोलन को आधार दिया या पुश किया? एक तो जो मिडिल क्लास शिक्षित वर्ग सामने आया, उसने इसको पुश किया। ओके, पहले हमने पढ़ा था कारण क्या था। तो बोल रहे इतना ज्यादा तनाव है समाज में अलग अलग स्तर पर, तो ये कारण बना। अब इसको आधार किसने बनाया, मतलब इसका आधार किसने बनाया कि भाई हमें इसकी जरूरत है? बोल रहा है मिडिल क्लास शिक्षित वर्ग। ओके, दूसरा बोल रहा है कि नया जो बौद्धिक कसौटी आ रही है, मानवतावाद और तर्कवाद जैसी, जहां पर बात की जाएगी मानव के अधिकारों की, पहली बार कि मानवतावाद जैसी भी कुछ चीजें हैं। जैसे घर में कई बार देखा ना कि हमारी मम्मी लोग काम करती है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है मम्मी काम कर रही है, पूरे दिन काम कर रही है, पूरे रात काम कर रही है, पापा पूरे दिन काम कर रहे हैं, पूरे रात काम कर रहे हैं, और हमको फिर भी फीलिंग नहीं आती है। फिर भी घर जाके अरे मम्मी पानी देना, जबकि वो पिछले 18 घंटों से काम कर रही हैं, हर संडे काम कर रही हैं, आपका फिर भी छुट्टी, उनका छुट्टी भी नहीं है। तो वो क्या होता है ना कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि अच्छा ये भी मानव है, इनके भी कुछ राइट्स होने चाहिए, इनका भी छुट्टी होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? तो ये तो खैर छोटे लेवल की चीजें हैं, और उसमें माँ का प्रेम भी है, पिता का प्रेम भी है। यहाँ पे मैं रूल की बात कर रही थी कि जब ये टर्म आएगा ना मानवतावाद, की मानव का एक अधिकार है, वो अधिकार क्या? उसको बोलने का अधिकार, उसको सोचने का अधिकार, उसको मन से घूमने का अधिकार, उसको जितना मेहनत कर रहा है उस मेहनत के हिसाब से वेतन मिलने का अधिकार, ये है मानवतावाद। और तर्कवाद जब ये इंट्रोड्यूस होगा तो इन दोनों ने आधार तैयार करा कि अच्छा ये मानवतावाद के खिलाफ है, ये तर्कवाद के खिलाफ है, तो ये तो गलत है, इसको हटाना होगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय का दृढ़ विश्वास था कि सभी धर्मों में विश्वास करना चाहिए, एकता
में आस्था रखना चाहिए, निर्गुण ईश्वर की उपासना करना चाहिए। और इसी क्रम में कई सारे ऐसे स्कॉलर्स आए जो बोलेंगे कि नहीं, कोई भी एक धर्म सुपीरियर नहीं है, सभी धर्म सुपीरियर है अपने आप में। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, मतलब बिना किसी आकार के है, एक पावर है ईश्वर। ओके, ये बात करते हैं। ब्रह्म समाज जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित था, इस ब्रह्म समाज का क्या सोच था? इसका सोच था कोई भी पुस्तक ना तो ईश्वर है और ना ही देवी देवता, अतः कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो त्रुटि विहीन नहीं हो सकती। अब ये बोलेंगे कि अगर आप बोल रहे हो वैदिक ग्रंथ की, अगर आप बोल रहे हो कुरान की, या अगर आप बात कर रहे हो बाइबल की या अन्य धार्मिक ग्रंथों की, तो बोल रहे हैं कि कोई भी ग्रंथ ईश्वर नहीं है और ना देवी देवता है, कि भाई ये भगवान है, ये गलत नहीं हो सकते, वो एक किताब है। ओके, जो आपके धर्म के बारे में आपको बता रही है, लेकिन वो किताब भी गलत हो सकती है। गलत इन द सेंस कि समय के हिसाब से उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, त्रुटि विहीन नहीं है। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको आप बोलते हो इसमें कोई गलती नहीं है, हो सकता है। तो इस तरह के विचार आएंगे, ठीक है, जो बोलेंगे कि नहीं, ये जो बातें हैं इसको हमें समय के हिसाब से बदलने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ आंदोलन में जोर दिया गया कि इस्लामिक शिक्षाओं की व्याख्या वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। बोले कि अलीगढ़ मूवमेंट, इसके बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं। बोले यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जो इस्लाम रिलेटेड शिक्षा दी जा रही है कुरान के आधार पे, इसमें भी समय के हिसाब से कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। ओके, इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद के प्रगतिशील धार्मिक विचार थे, जिसमें उन्होंने भारतीय दर्शन और उसकी श्रेष्ठ परंपरा को सर्वोपरि घोषित किया। तो ये बोल रहा है कि अलग अलग तरीके से अगर विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, तो उस घोषित करने में कोई धर्म का प्रचार नहीं था। एक्चुअली वो बताना चाह रहे थे कि भारतीय धर्म के बारे में या इन दर्शन के बारे में या उनका सहारा लेकर जो समाज में कुरीतियां की जा रही है वो गलत है। दर्शन कुछ और बोल रहा है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप उस दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये तो कुछ और चल रहा है दर्शन के नाम पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि बौद्धिक कसौटी ने भी आधार तैयार किया। जब ऐसे स्कॉलर्स आएंगे जो तर्कवाद की बात करेंगे, मानवतावाद की बात करेंगे, ठीक है। यद्यपि इस काल में धर्म सुधारकों ने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न तो किया ही, लेकिन एक और चीज है कि वो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहे। जैसे राजा राम मोहन राय जब हिंदू धर्म में सुधार की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ईसाई धर्म की भी अनेक गलतियों या रीति रिवाजों में जो कमियां थी उसको निकाला कि भाई यहाँ पर इसमें कमी है। राजा राम मोहन राय को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि राजा राम मोहन राय के रिश्तेदार जो आसपास के लोग थे बहुत टॉर्चर किया करते थे। अब आप धर्म पे आघात करोगे, जैसे मैं अभी यहाँ से एक वर्ड बोल के निकल जाऊं किसी भी धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर देखना आप कांड हो जाएगा। तो बेसिकली क्या, धर्म जो है ना वो लोगों से बहुत जुड़ी हुई चीज है। मतलब एक्चुअली धर्म एक ऐसी चीज है जिसके लोग मर मिट सकते हैं और मार भी सकते हैं। तो ऐसी चीज में अगर सुधार की बात हो रही है और आप बोल रहे हो नहीं ये गलत है, तो फिर उनको कितना सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी राजा राम मोहन राय अपने विचारों में दृढ़ थे, उन्होंने उस चीज को एग्जीक्यूट किया और तर्क के साथ किया, अंधपन में नहीं। केशव चंद्र सेन ने कहा कि विश्व के सभी धर्म सच्चे हैं। तो ये जो स्कॉलर्स हुए थे, ये जब धर्म सुधार की बात करें तो किसी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं, ये इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी सरकार के रवैये ने भी भारतीय समाज में सुधार आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा दिया। बोल रहे हैं कि अंग्रेजों का भी रोल रहा। अंग्रेज एक्चुअली कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता था तुम्हारा समाज सुधर रहा है नहीं सुधर रहा, उसको फर्क नहीं, उसको केवल था मेरे को प्रॉफिट कमाना है। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका कभी कभी रोल हो जाता था। जैसे अंग्रेज जो थे सरकारी अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो शारीरिक रूप से भारतीय हो, मानसिक रूप से अंग्रेज हो। और इस क्रम में उन्होंने भारतीयों को थोड़ी सी शिक्षा दे दी कि भाई इनको हमको शिक्षा देनी चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन जब हमें शिक्षा मिली तो हमें समझ में आ गया कि क्या गड़बड़ चल रहा है। तो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली अंग्रेजों ने भी इसमें रोल प्ले किया। वो चाहते थे कि भारतीय बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश हितों का पक्ष पोषण करे। और जब ऐसा वर्ग तैयार हुआ तो उसने ब्रिटिश हितों का पक्ष पोषण नहीं, उसने ये बोला कि ब्रिटिश रूल ही क्यों कर रही है, अच्छा हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करते हो, ब्रिटिश के रूल को हम खत्म करते हैं। सुधार आंदोलन की दो धाराएं, राइटर बोलता है सुधार आंदोलन की बेसिकली हमें दो धारा दिखाई देती। एक श्रेणी जिसमें हमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, आर्य समाज और देवबंद आंदोलन जैसे पुनर्जागरणवादी आंदोलन दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके मध्य में तो बोल रहा है कि एक तरफ तो हमें दिखाई दे रहा है, दो ग्रुप्स दिख रहे हैं। तो बोल रहा है कि इन सुधार आंदोलनों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता था। एक जिसमें बोल रहा है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ आंदोलन तथा आर्य समाज, और
देवबंद आंदोलन, आर्य समाज और देवबंद आंदोलन जैसे पुनर्जागरणवादी आंदोलन में विभाजित किया जा सकता है। बेसिकली दो तरह के हमें ग्रुप्स दिखाई दे रहे थे। एक सुधारवादी जो आंदोलन था वो केवल बात कर रहा था समाज में सुधार की, ओके, महिलाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति, दलितों की स्थिति की बात कर रहा था। और एक ऐसा भी सुधारवादी आंदोलन चल रहा था जो धर्म में ही सुधार की बात कर रहा है कि भाई जो हमारा धर्म है, प्राचीन धर्म कुछ और बोलता है, रियलिटी में इसको कुछ और बनाया गया, इसमें हमें चेंजेस करने चाहिए। तो इस तरह की दो ब्रांचेस हमें निकलती हुई दिखाई देती हैं। इन दोनों के बीच में अंतर यही था कि वो किस सीमा तक परंपरा पर या तर्क पर निर्भर करती है। मतलब कि कोई ऐसे धार्मिक आंदोलन नहीं है जो कि गलत सिखा रहे हो, लेकिन कोई एक ऐसा, सॉरी, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कोई ऐसा नहीं जो गलत सिखा रहा हो, लेकिन एक ऐसे आंदोलन जो बात करे कि हमारी प्राचीन परंपरा अपने आप में सही है, और एक ऐसा आंदोलन जो बोल रहा है कि इस परंपरा में यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये गलत है। तो बस इस आधार में इनमें भेद है, बाकी दोनों का मोटिव एक ही था कि समाज के लोगों का ज्यादा से ज्यादा हित सुनिश्चित करना, सामाजिक सुधार की दिशा। अब सामाजिक सुधार की दिशा में बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन केवल धर्म तक सीमित नहीं रहे, अपितु इनका धर्म से ज्यादा प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में पड़ा। कि केवल ये नहीं था कि धर्म में ही बदलाव हो रहा है, धर्म में बदलाव मतलब धार्मिक रूप से सुधार हो रहा है, बोल रहे कि समाज में बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, समाज में घोर अंधविश्वास, अशिक्षा था, पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा अन्याय और असमानता पर आधारित था। उस समय अगर आप देखो, जिस समय की ये बात कर रही है, ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे हो, उस समय तो अशिक्षा कितने बड़े स्तर पर थी भारत में, है ना। और जब आप अशिक्षित होंगे तो आप अंधविश्वास होंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूं जो अशिक्षित है, फिर उनको आप कुछ भी बता रहे हो वो बहुत इजीली बिलीव कर जाते हैं। आजकल तो फिर भी फोन आ गया, फोन में भी बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले हैं जिन्होंने अपना अपना चैनल बना लिया टेम्परेरी, और वो कुछ भी न्यूज देते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे सीधे लोगों को देखा है जो अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं, वो उसको सच मान लेते हैं। अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा, उनको पता ही नहीं है कि इसका नाम क्या है, इस मीडिया वाले का नाम क्या है, क्या ये सर्टिफाइड भी है कि नहीं है, कुछ भी रैंडम बोल रहा है व्यूज लाने के लिए। तो ये आज के कंटेक्स्ट में बेवकूफ बनाना है, ऐसे उस समय भी बनाया जाता था। तो अशिक्षा है, अंधविश्वास, जहां अशिक्षा वहां पर अंधविश्वास अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लोग इसमें जकड़ जाएंगे। पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा अन्याय और असमानता पर आधारित था। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत का सामाजिक स्वरूप अपरिवर्तनशील स्थिर था। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण और जाति परंपरा बहुत ज्यादा सुदृढ़ तरीके से घर कर गई थी। ब्रिटिश आधिपत्य ने भारत के खोखलेपन और फूट को उजागर कर दिया। देखो, बोल रहा है कि ये जो टाइम पीरियड था ना, इस समय हमारे समाज में जड़ता दिखाई दी, अशिक्षा दिखाई दी, अंधविश्वास दिखाई दिया, और इसकी वजह से हमें पता लगता है, इसकी वजह से हमें पता लगता है कि क्या होता है कि जब ब्रिटिश ने हम पर रूल किया तो हमें रियलिटी पता लग गई कि हमारा समाज कितना ज्यादा खोखला है और आपस में बिखरा हुआ है। इसके बाद चिंतनशील बुद्धिजीवी भारतीयों ने समाज की कुरीतियों, त्रुटियों को सार्वजनिक किया और उन्हें दूर करने का प्रयास किया कि जितनी भी गलतियां हैं इसको हमें दूर करना चाहिए। समय रहते हुए अंग्रेजी शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बनाए जाने से एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर पश्चिमी साहित्य का अध्ययन किया, भारतीय समाज और संस्कृति की खामियों का पता लगाया। तो बोल रहे कि ये सारी चीजें हमारे देश में चली रही है। चलने पर जब जो लोग स्कॉलर्स थे या जो पढ़ लिख गए थे और पश्चिमी शिक्षा धारण कर ली, अंग्रेजी पढ़ने आ गए, उन्होंने अंग्रेजी जो भी लिटरेचर थे उनको पढ़ा, पढ़ने के बाद उनको काफी कुछ पता लगा, और जब पता लगा तो उन्होंने उसको भारत से कंपेयर करा और देखा कि वो क्यों आगे जा रहे हैं, अब हम क्यों पीछे जा रहे हैं, हम थे नहीं शुरू से, अब जा रहे हैं क्यों। तो उसका उन्होंने पता लगा, और पता लगाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमें बहुत सारी कमियां हैं समाज में, सांस्कृतिक रूप से उसको दूर करना होगा। प्रेस के विकास से वैचारिक आदान प्रदान में तेजी आई। अब ये लोग जो विचार अपने दे रहे हैं आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा। इसी बीच प्रेस का विकास हो गया, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर छपने लगेंगे। तो ये लोग वहां पे बात करेंगे स्त्री शिक्षा की, ये बात करेंगे वहां पे विधवा विवाह की, ये बात करेंगे सती प्रथा बैन करने की। तो ये दूर दूर तक जाएगा और लोग इससे प्रभावित होंगे, उनके विचार इससे मिलेंगे। कुछ लोग अखबार फाड़ेंगे, कुछ लोग गाली देंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे, अच्छा लड़कियां कि अच्छा ये मेरा अधिकार है, मुझे शिक्षा मिलना चाहिए। तो 10 सुन रही हैं, उसमें से कोई 2 उठ खड़ी हो सकती है अपनी एजुकेशन के लिए। 1853 के पश्चात रेलवे के विकास ने इस दिशा में और तेजी लाई। रेलवे की वजह से और लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाएंगे। तो देखो, ब्रिटिश ने आधुनिकता तो नहीं लाई, ब्रिटिश रेलवे अपने लिए लाए थे, लेकिन कोई चीज
चीज होती है ना कि भाई एक के साथ में दूसरी चीज अपने आप पनप जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही था कि वो जो प्रेस ला रहे थे, जो प्रेस आ रहा था भारत में या जो रेलवे आ रहा था, इसका हमारे अलग से यूज हो पाया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में या फिर नेशनल मूवमेंट में। इसी बीच बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए और उन्होंने, वो तो आए थे अपने काम के लिए, उन्होंने बोला कि भाई देखो तुम्हारा धर्म क्या बोलता है, तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुमको ये धर्म ही छोड़ देना चाहिए, हमारा धर्म क्या बोलता है, आपको इसको अपनाना चाहिए। तो वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए, जब उन्होंने आपको आपके धर्म की कमियां बताई, तो वो भी एक मोमेंट था जब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई ये गलत सही बोल रहे हैं कि हमारे धर्म में बहुत गड़बड़ी है, तो इसमें हमें चेंजेस लाने चाहिए। सरकार के दृष्टिकोण ने भी समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ करने की प्रेरणा दी, जहां वे भारतीय समाज में परिवर्तन करके उसे पश्चिमी समाज के अनुकूल बनाना चाहते थे कि भाई ये जो पूरा का पूरा इंडियन सोसाइटी है ये वेस्टर्न सोसाइटी के अनुकूल बन जाए, क्योंकि उनको भारत को अपना मार्केट बनाना था, दूसरा उनको भारत पे रूल करना था। तो वो चाहते थे ये हमारे जैसे बन जाएंगे तो इजीली ये हमारे रूल को एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे हाँ तुम रूल कर रहे हो बहुत अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक ये हमसे अलग रहेंगे तब तक ये हमारे रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी ना कभी रिवोल्ट करेंगे। लेकिन इसी क्रम में भारतीय, जिनको ब्रिटिश अपने जैसा बनाना चाहते थे, वो उन जैसे तो नहीं बने, लेकिन शिक्षा अर्जित करके वो समझ पाए कि हमारे समाज में क्या कमियां हैं। उसी चीज को बार बार रिपीट किया गया। देखो इन समाज सुधार अभियान के दो मुख्य उद्देश्य थे, जो भी ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म लाया जा रहा है। पहला, समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार करना और समाज में अस्पृश्यता को दूर करना। तो जब आप इन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, आपको पूरा का पूरा यही समझ आता है कि जितने भी समाज सुधार आंदोलन चलाए गए थे, समाज में गड़बड़ी कहाँ थी। पुरुष का अधिकार तो नहीं छीन रहा था ना, पुरुष का अधिकार कहाँ छीनता है, कभी छीनता है, नहीं छीनता है। बात किया जाता है महिला महिला महिला, क्यों? क्योंकि उसी का अधिकार छीना जा रहा है ना। तो महिला हो गई और दलित वर्ग हो गया, इन दोनों वल्नरेबल सेक्शन थे ये बहुत ज्यादा, और इनको माना ही जाता था कि तुम पैदा ही हुए हो सेवा करने के लिए, मतलब महिला पैदा ही हुई है पुरुष की सेवा करने के लिए, दलित वर्ग पैदा ही हुआ है बाकी तीन वर्णों की सेवा करने के लिए, ठीक है। स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास, यहां पर मैं आपको जो फोकस कराऊंगी वो स्त्रियों की दशा में किस तरह से सुधार इस समय किए गए, बहुत जल्दी से इसको हम कवर करेंगे, बाकी ये सब हम आगे देखेंगे। यहां पर केवल हमें कानून देखने, ठीक है। समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी, उन्हें पुरुषों से नीचा समझा जाता था, आज भी समझा जाता है। जब मैं कुछ आपको पढ़ाती हूँ तो मैं उसमें कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या जो सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन होती है उसको भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि अभी हम बोले कि भारतीय समाज इक्वालिटी नहीं, आज भी मतलब बहुत आप पढ़ लिख जाओ, बहुत अच्छी पोजीशन पे चला जाओ, फिर भी आपको वही दर्जा दिया जाता है, बहुत इक्वालिटी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी, उन्हें पुरुषों से नीचा ही समझा जाता था। उनकी ऊर्जा और योग्यता कैसे खत्म की जाती थी, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज है लेकिन क्वालिटीज कैसे ढक दिया, पर्दा प्रथा से, ठीक है, सती प्रथा से, बाल विवाह जैसी बुराइयों से। भाई आपके अंदर क्वालिटीज है, जब आपको बाहर आने दिया जाएगा तभी तो आप उन क्वालिटीज को लेकर आओगे, लेकिन नहीं आने दिया जाता, ठीक है। और इसमें एक और चीज मैं जोड़ूंगी कि केवल मेल का रोल नहीं होता, फीमेल, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद अपने अधिकारों को तो मारती हैं, वो दूसरी महिला के भी अधिकार को यूज नहीं करने देती, उसको बोले नहीं ये क्या जरूरत है इसकी। तो बहुत सारी महिलाएं भी महिलाओं के अधिकार को छीनती है, इवन उसमें महिलाओं का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज में महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरुषों पर आश्रित थी, उस समय की बात कर रहा है कि ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर, हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज में दिखाई दे रहा है कि हम पुरुषों पे डिपेंडेंट है। पुरुष मतलब पहले अपने पिता पे, फिर भाई पे, फिर पति पे, फिर बेटे पे, मतलब पूरी डिपेंडेंसी हमारी उन पर थी, इकोनॉमिकली भी सोशली भी। कुछ काम करने जाना है इनसे पूछना है, समाज में क्या करना है इनसे पूछना है। अभी पंचायती व्यवस्था में देखो विमेंस का रिजर्वेशन है, जगह जगह पे पंचायतों में महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है घूंघट लेकर, उनको पता भी नहीं है कि पंचायत का इलेक्शन कैसे होता है, उनको कुछ नहीं पता है, उनको ये तक नहीं पता होगा कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन मैक्सिमम केसेस में, लेकिन क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिला है, उनके घर का जो मालिक बना है पुरुष, वो उनको खड़ा कर रहे हैं, केवल वो नाम के लिए, बाकी सारा काम वो देख रहे हैं। तो बेसिकली यही था कि सामाजिक रूप से डिपेंडेंसी, इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी दोनों ही समाज में दिखाई देता था, हिंदू मुस्लिम दोनों ही। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से मनाही थी कि आप शिक्षा नहीं ले सकते। इस शिक्षा ग्रहण करने से मनाही करने के लिए देखो क्या था, अब आजकल तो ये लॉजिक नहीं दिया जाएगा, उस समय ये लॉजिक दिया जा रहा था क्या, कि हिंदू स्त्रियों को अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो ईश्वर आपको श्राप देते हैं, और वो श्राप क्या होता है कि आपका पति मर जाए। अब ये ऐसी चीजें है ना किसी महिला के लिए कि पति मर जाए, पिता मर जाए, मतलब कि अब वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी उसके लिए, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो,
बोल देगी कमरे में भी बंद रहना है तो बंद रह लेगी, क्योंकि ये है हमारा कल्चर ही है इंडिया में विमेंस का। तो बेसिकली शिक्षा ग्रहण करने से रोकने के लिए बहुत सारी इस तरह की अब थ्योरीज बनाई जाती थी, कहानियां बनाई जाती थी, काल्पनिक। हिंदू स्त्रियों को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिला होता, हालांकि जो मुस्लिम महिला है उनको संपत्ति में कुछ सीमा तक अधिकार मिला था, लेकिन जहां उनको एक लेवल पर संपत्ति में थोड़ा अधिकार मिला, वहीं उनके साथ में क्या था, तलाक जो जैसा जो इनइक्वालिटी वाला सिस्टम था कि भाई पुरुष जो है वो आपको 3 तलाक देके आपसे अलग हो सकता था, वो उस समय भी था। तो वहां पर वो थोड़ी कमजोर हो जाती थी, वल्नरेबल हो जाती थी, ठीक है। विवाह में उनकी सहमति नहीं ली जाती थी, महिलाओं की कहाँ ली जाती थी, आज भी बहुत ज्यादा नहीं ली जाती है, थोड़े बहुत स्तर पे पूछ लिया जाता है, हाँ ठीक है बता दो क्या करना है तुम्हें। बहुपत्नी प्रथा, ये तो सबसे गंदी चीज है भाई, बताओ क्या बहुपति कोई रख सकता है? एक लड़की जाके 2 शादी कर ले, पूरा समाज उस पे अब उंगली उठाने लग जाएगा, लेकिन एक पुरुष जाके 2 शादी 3 शादी चलता है। एक पुरुष है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए, वो 50 साल का भी है, शादी कर रहा है, तो उसको लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं। और एक महिला है 30 साल की, वो जाके दूसरी शादी कर रही है, तो उसको बहुत ही नेगेटिवली लिया जाता है। यही है समाज की सोच जो हमें दिखाई देती है, और ये आज की मैं बात कर रही हूँ, उस समय तो अलग ही लेवल था। महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता था। उपभोग मतलब कि भाई आओ और तुम्हारा हर तरीके से उपभोग किया जाएगा, झाड़ू कचरा बर्तन सब करवाना है, तो तुम्हारा काम ही है हमारी सेवा करना। इस तरह की मानसिकता थी। सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग थे उस समय तो ज्यादा थे, आजकल बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। इनका जन्म पुरुषों की सेवा करने के लिए हुआ है। समाज में उनका अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं था। पृथक अस्तित्व कैसे नहीं है, मैंने खुद पर्सनली देखा है, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं मेरे अपने घर में रिलेशन में, जिन लेडीज का मुझको नाम नहीं पता है, उनकी आइडेंटिटी किससे, उनकी आइडेंटिटी उनके हस्बैंड के नाम से है। और लोग उनको जानते, चाहे उनका हस्बैंड मजदूरी भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको जान रहे हैं उनके हस्बैंड के नाम से। उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही नहीं है। कैसे नहीं, उसका नाम ही नहीं लोगों को पता है। वो पैदा हुई जहां पर भी, तब वो लोग नाम जानते होंगे, विवाह करके आई तो नाम ही नहीं पता है। तो ये है कि उनका अपना अस्तित्व ही नहीं है। और महिलाओं को भी ऐसा नहीं कि हाँ भाई मेरा नाम लोग जाने, नहीं, वो जागरूकता ही नहीं, वो पति के नाम से ही जानने में अपने आप को सुखी समझ रही है। ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ एक वो क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ क्यों, ऐसा क्यों? आपका अपना एक पृथक कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप उन्हीं से जाने जा रहे हो, इतने डिपेंडेंट हो जा रहे हो कि आगे चीजें बिगड़ जाती हैं। अगर फैमिली ठीक है तो चलेगा, अदरवाइज आपका अगर एक्सप्लॉइट हुआ तो उस समय आप इंडिपेंडेंट नहीं है सोशली, इकोनॉमिकली, तो आपकी लाइफ प्रॉब्लम में पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन इतिहास हमेशा से इस बात का गवाह रहा है कि जब जब महिलाओं की उपेक्षा की गई है, आपका अंत आ जाएगा। तब तक सभ्यता अवनति की ओर उन्मुख हुई है, जहां पर भी आप देखोगे, क्योंकि विमेन्स एक बड़ा सेक्शन है ना, और कहीं पे भी पॉपुलेशन में एक बड़ा पार्ट है और हमेशा रहेगी, वरना पूरी सृष्टि कैसे चलेगी, बर्थ वहीं से होने वाला है। तो बेसिकली जब जब महिलाओं की अवनति होगी, सॉरी, जब जब महिलाओं का तिरस्कार होगा, उस समाज में अवनति आपको दिखाई ही देगी। बहुत सारे उसके पीछे रीजन है। ये कोई थ्योरी बेस्ड नहीं, हाइपोथेसिस नहीं है, बेसिकली इसके पीछे लॉजिक है। इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली भी अगर वो एक्टिव नहीं हो पा रही है, घर में भी वो एक्टिव नहीं हो पा रही है, अगर उसका तिरस्कार हो रहा है, तो उससे नेक्स्ट जनरेशन पर इंपैक्ट पड़ सकता है, बच्चों पे इंपैक्ट पड़ सकता है, उनकी एजुकेशन पे इंपैक्ट पड़ सकता है, हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि वही कोर है आपकी फैमिली का। समाज सुधार अभियान, स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसे अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहां महिलाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया। तो बोल रहे हैं कि महिलाएं अब कब आगे आएंगी, वो हमें दिखाई देता है जब बहुत सारे समाज सुधार अभियान चलाए गए, वहां से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, बहुत सारी कुरीतियां खत्म होते नजर आएंगी। इसके बाद से जब इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चलेंगे, उन मूवमेंट में तो इनका हमें डायरेक्टली रोल दिखाई देने लगता है। आगे भारतीय संविधान ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारे अलग से प्रोविजन किए। जैसे यहाँ पे बात कर रहा है सती प्रथा की, तो पहली बात कर रहा है सती प्रथा के बारे में कि जो राजा राम मोहन राय थे, उनके प्रयासों से सती प्रथा को बैन किया गया। 1829 में ब्रिटिश ने एक पूरा एक्ट पास किया और इस एक्ट में बोल दिया कि भाई सती प्रथा दंडनीय अपराध है, अगर कोई भी इसको फॉलो करता है या फिर इसको प्रमोट करता है उसको दंड दिया जाएगा। पहले बंगाल में लागू हुआ, फिर ये मद्रास में लागू हुआ, बंबई में लागू हुआ, इस तरह से इसको एक्सपांड किया गया और ये बहुत बड़ी चीज हुई थी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। शिशु वध, छोटी छोटी जो बच्चियां थी उनकी हत्या कर दी जाती थी। यह क्रूर प्रथा बंगाली और राजपूतों में प्रचलित था कि जो महिलाएं थी
जो भी महिलाएं थी उनकी हत्या कर दी जाती थी। महिलाएं मतलब जो छोटी बच्चियां पैदा होती थी कि बेटी पैदा ना हो। तो आज सरकार चलाती है ना पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से। तो फिर वहां पर पहले उस समय हमें ये व्यवस्था दिखाई देती थी कि ये क्रूर प्रथा थी कि बच्ची हो रही है तो उसको मार दो, जहां बालिकाओं के बचपन में हत्या कर दी जाती थी। इसके लिए कानून लाया गया 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम। 1894 में तीसरे अधिनियम के अनुसार कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध घोषित किया गया कि शिशु हत्या भी वही है कि आपने किसी मानव की हत्या की, वैसी आपको पनिशमेंट मिलेगी। विधवा पुनर्विवाह, छोटी छोटी बच्चियां विधवा हो गई, अगर वो सती नहीं हुई तो उनका जीवन इतना नीरस कर दिया जाता था। सफेद वस्त्र पहनने हैं, श्रृंगार नहीं करना है, केश पूरे कटवा लेने मतलब मुंडन करवा लेना है, आपको सादा खाना खाना है, नंगे पांव रहना है, एक छोटे से कमरे में रहना है, सामाजिक समारोह में भाग नहीं लेना, तो वो जीवन में मृत्यु से कम नहीं था। तो यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स आ गया है, समाज सुधारक आ गया है। ब्रह्म समाज जो था वो इसमें बहुत आगे था, हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे सबके बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस क्षेत्र में बहुत प्रयास किया। यह संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के आचार्य थे। उन्होंने संस्कृत और वैदिक उल्लेख से यह सिद्ध किया, मतलब जो हमारे वैदिक ग्रंथ थे उससे यह सिद्ध किया कि वेद भी विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देता है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, जहां विधवा विवाह को वैध मान लिया गया कि अब विधवाओं का विवाह करना पूरी तरह से कानूनी है, लीगल है। इनमें और भी लोगों का रोल था, जैसे महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर भाऊदाजी, इन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। 1852 में गुजरात में सत्य प्रकाश की स्थापना करके करसोन दास मूल जी ने भी भूमिका निभाई, ये थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। बंबई में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे कर्वे, कर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसी तरह मद्रास के वीर शलिंगम, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था किसमें, विधवा पुनर्विवाह की दिशा में। इसमें बहुत लोगों ने काम किया था। कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बने। 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम स्थापित किया जहां पर वो विधवाएं आकर रह सकती थी। 1906 में उन्होंने बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने विधवाओं के विवाह के लिए बहुत काम किया। थोड़ा सा फैक्ट है, ये याद करना पड़ेगा। बाल विवाह पर नियंत्रण के लिए भी काम किया गया कि छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जा रहा है, शिक्षा नहीं दी जा रही है। 1872 में सबसे पहला इसके लिए एक्ट लाया गया, नेटिव मैरिज एक्ट, ये याद कर लेंगे आप सभी। इसमें सबसे पहले बोला गया कि 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित है। अब देखो, ये सारे समाज सुधार से रिलेटेड कानून तो ब्रिटिश ही पास कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश किसके कहने पर पास कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स जो पढ़ लिख चुके हैं उन लोगों ने दबाव बनाया और ऐसे कानून बनवाए। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल था 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, लेकिन का बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ा। बहुत जगह पर विवाह चलता रहा, आज भी भारत में कहीं कहीं पे बाल विवाह होता है छुपे तौर पर। आगे एक पारसी सुधारक मलबरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनके प्रयास से 1891 में, ये इंपॉर्टेंट है, सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। ये एक्ट आपको याद करने होंगे, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर रोक लगा दी गई और इसने थोड़ा सा इंपैक्ट डाला। आगे हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से 1930 में शारदा एक्ट पारित किया। शारदा एक्ट ने एक एज डिसाइड की कि जो लड़के होंगे 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को वर्जित कर दिया गया। 1978 में बाल विवाह, इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर लाया गया बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसमें बोल दिया गया कि अब लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष है, इससे कम के लड़के लड़कियां विवाह नहीं कर सकते। ओके, तो ये बेसिकली बाल विवाह पर नियंत्रण करने के लिए 1 by 1 एक्ट लाए गए। नेटिव मैरिज एक्ट, सम्मित आयु अधिनियम, नेक्स्ट है आपका शारदा एक्ट और बाल विवाह निरोधक अधिनियम। इन चारों एक्ट को आपको पास पढ़ना होगा, ठीक है। स्त्री शिक्षा की दिशा में बहुत काम किया गया। 19वीं शताब्दी के समाज में यह भ्रांति व्याप्त हो गई थी कि हिंदू शास्त्र बोल रहा है कि अगर स्त्री शिक्षा लेती तो देवता उसे श्राप दे देंगे कि तुम्हारा पति मर जाएगा। इस तरह की गलत कहानियां बनाई जा रही थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया था, ईसाई मिशनरियों ने। वो तो धर्म का प्रचार करने आए थे, लेकिन उन्होंने इस दिशा में रोल प्ले किया। कैसे, 1819 में महिलाओं की शिक्षा के लिए तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। अब एक आप उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तो डेफिनेटली वो लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगी। 1849 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष बेथुन ने
बेथुन स्कूल की स्थापना की। तो ये सारे जो स्कूल्स है ये महिला शिक्षा की या स्त्री शिक्षा की वकालत कर रहे हैं, या वहां पर उनकी शिक्षा के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा रहा है। विद्यासागर है, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और 35 बालिका विद्यालय से वो संबद्ध रहे थे। बंबई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट के भी विद्यार्थियों ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1854 का इसको स्टार बना लेंगे, चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया जिसमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बल दिया गया। ओके, तो ब्रिटिश का ये जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल था, इसमें स्त्री शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रावधान किया गया था। 1914 में स्त्री चिकित्सा सेवा ने स्त्रियों को नर्सिंग मिडवाइफरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की काम किया। मतलब केवल शिक्षा ही नहीं, अब उनको व्यावसायिक तौर पर भी आगे भेजा जा रहा है, और व्यावसायिक तौर पर आगे भेजने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर उनको छोटी छोटी सी ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे नर्सिंग की ट्रेनिंग, ताकि वो लोग बाहर जा सके, जॉब कर सके। 1916 में कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी वर्ष दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई। तो ये सारे प्रयास थे महिलाओं के लिए। इतना ही नहीं बल्कि इसमें सर बस 2 मिनट, इतना ही नहीं बस इसमें बोल रहा है कि आगे चल के हमें दिखाई देता है कि महिलाओं पर बहुत इंपैक्ट पड़ा। जैसे 1918 के बाद जो नेशनल मूवमेंट से उसमें महिलाओं ने खुल के पार्टिसिपेट किया, लाठी चार्ज और बंदूकें भी खाई हैं महिलाओं ने, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखाई देता है। 1925 में वेलकम किया गया महिलाओं का, कांग्रेस में पहले वेलकम किया गया था लेकिन बड़े स्तर पर मंच दिया जा रहा था उन्हें। सरोजिनी नायडू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। इसी क्रम में 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का भी गठन किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वन बाय वन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जाती है महिलाओं से रिलेटेड। जैसे 1910 में सरला देवी चौधरानी ने भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना की थी, और ये महामंडल से स्त्रियां जुड़ेंगी, अपने अधिकारों की बात करेंगी या ये उनके अधिकार की बात करेंगे। रमाबाई रनाडे ने 1904 में भारतीय महिला परिषद जो है उसकी स्थापना की थी। फिर 1925 में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की गई। 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष, यानी कि ये किसी भी धर्म नहीं, सभी के लिए काम कर रहा था, धर्मनिरपेक्ष तौर पे काम करने वाला प्रथम संगठन हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। बाकी कुछ और फैक्ट हैं जो स्पेक्ट्रम में दिए हैं, मुझे लगा नहीं जरूरी यहाँ पे कराना उन्हें, उनको आप बुक से ही कवर कर लेंगे। बाकी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो यह था हमारा आज का सेशन। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।